हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होगे। मेरा नाम है आसू और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आसू एक मैथ पर लेकर आ गया हूँ फिर से क्लास 9th मैथ की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है गणित मंजरी, उसका चैप्टर 7। ठीक है, ये जो चैप्टर 7 है आज इसका पहला वीडियो है, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो रहेगा। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक्स कंसेप्ट को इसी वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है, ताकि जब हम एक्सरसाइज को सोल्व करें तो आपके कोई भी जो चैप्टर से रिलेटेड है ना, कोई भी कंसेप्ट हो वो छूट ना जाए। पहले आप समझ के रखो ताकि अब जब हम एक्सरसाइज सोल्व करें ना तो आपको इजीली समझ में भी आए। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है, द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब हम इस चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ के होने की संभावना को अगर मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं मैथ के टर्म्स में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या है, एक टाइप का मेजरमेंट है जो कि क्या करता है, किसी भी चीज़ के होने की संभावना का मेजरमेंट करता है, मेजर करता है। ठीक है, जैसे कि हमने लेंथ, एरिया और वॉल्यूम पढ़ा था ना, वो भी क्या करते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। सिमिलर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी भी मेजरमेंट करता है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज़ का नहीं, किसी भी चीज़ के होने की संभावना का मेजर करता है ना। मैंने यहीं पर यही लिखा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक टाइप का मेजरमेंट होता है, जैसे कि हमारे लेंथ, एरिया और वॉल्यूम होते हैं उन्हीं की तरह। लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो क्या होता है, किसी भी चीज़ के होने की, मतलब वो चीज़ जो इवेंट है ना, इवेंट मतलब कोई भी चीज़ होने की संभावना कितनी है उसको मेजर करें तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है, स्पेसिफिकली हम क्या कह सकते हैं, जो भी हमारा जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो क्या बताता है, कोई भी जो चीज़ है ना वो कितनी हो सकती है उसको बताता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि कल बारिश होएगी, अब उसकी जो संभावना है या प्रोबेबिलिटी है क्या है, बराबर है ना, इक्वली लाइकली है। क्यों? क्योंकि कल जो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, दोनों चीज़ हो सकती है, हाँ या ना, यस और नो। तो क्या है, प्रोबेबिलिटी तो है, संभावना ही तो है किसी भी चीज़ के होने की। तो हमने इसको मेजर कर लिया, 50-50% चांस है, तो हमने ये जो मेजर किया ना 50-50%, यही तो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो कल बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, इनके जो चांस है क्या है, 50-50% है। ये जो 50% है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 50% क्या है, एक मेजरमेंट है किसी भी चीज़ के होने की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, जो अगला वर्ल्ड कप आएगा 2027 में, ओडीआई वर्ल्ड कप, वो क्या होगा, जीतेगी, है ना, ऑब्वियसली जीतेगी। उसके परसेंट क्या होंगे, चांस ज़्यादा होंगे, है ना। तो उसके भी परसेंट क्या होंगे, जैसे कि हम 70 और 30 मान लेते हैं कि 70% जीतेगी और 30% हारेगी। ठीक है, वैसे तो हमारी इंडियन टीम की परसेंट की चांस क्या होती है, हाई रहती है, हमेशा 100% ही रहती है। लेकिन एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, अगर 70% अगर जीतने की है तो 30% क्या होगी, ना होने की, ना जीतने की, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या बता रही है, एक टाइप का मेजरमेंट बता रही है ना, कि क्या हो रहा है कि वो 70% जीत सकती है, तो मेजर करके बता रही है ना किसी भी चीज़ के होने की संभावना कितनी है। तो यही होती है हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो सिंपल से हम प्रोबेबिलिटी को कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की कितने चांस है, ठीक है, कितनी संभावनाएं हैं, उसको जो मेजर करता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट के होने की कितनी संभावना है, अगर उसको हम मेजर कर लेते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, किसी भी चीज़ के होने की संभावनाएं कितनी है। ठीक है, आई होप आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में हमारे पास कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना। अब इनको समझ लेते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी आप करो, ठीक है, उसके आउटकम्स का पता लगाने के लिए करना, वो हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिनके हमें पहले से आउटकम्स पता है। ठीक है, जैसे आपने दो कोई अननोन केमिकल ले लिए और उनको आपस में मिलाया, आपको पता है क्या क्या आउटकम बन के आएगा, नहीं पता। हम कुछ आउटकम के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, हम एक्सपेरिमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हम उसके आउटकम्स है ना, क्या क्या आ सकते हैं वो हमें पहले से पता है। जैसे कि मैं एक सिक्का ले लूँ और सिक्का को उछालूँ हवा में, तो क्या आएगा, आपने देखा होगा ना, मैच से पहले हम कॉइन उछालते हैं तो क्या आता है, हेड और टेल, टॉस करते हैं तो, है ना। तो टॉस करने पे क्या आ सकता है, हेड और टेल, ये दो पॉसिबल आउटकम्स है ना। तो हमें पहले से पता कि क्या क्या आ सकते हैं, ये नहीं पता लेकिन क्या आएगा, लेकिन ये पता है कि क्या क्या आ सकते हैं, है ना।
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट यही होता है जिसमें हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पता तो होते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कि वो क्या आएगा उन आउटकम्स में से। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम वो काम करते हैं कि हमारे पास कोई आउटकम आ जाए। ठीक है, तो हम किसी आउटकम के लिए कोई काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी या प्रोसेस जो आप कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, किसके लिए, किसी भी आउटकम के आने के लिए। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 2 केमिकल, अननोन केमिकल को मिला रहे हो किसी आउटकम के लिए, कि उसके आउटकम क्या आएंगे। ठीक है, आपका रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है कि आपको जो चीज़ रिक्वायर थी वो आ गई, है ना। आप काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी चीज़ को सोच के कर रहे होगे ना, तो आपको जो चीज़ की आउटकम थी वो अगर आ गई तो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है ना। तो किसी भी आउटकम के आने के लिए हम जो एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका पहले आउटकम्स आपको पहले से पता है। ठीक है, जैसे कि आपने टॉस उछाला तो उसके आउटकम्स आपको पहले पता है, क्या हेड और टेल ही आ सकते हैं, और कुछ थोड़ी आएगा उसमें। ठीक है, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो आएगा क्या, उन आउटकम्स में से आएगा क्या, लेकिन हमें ये पता होता है कि वो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिखा है, अगर मैं किसी कॉइन को उछालूं, ठीक है, अगर मैं किसी कॉइन को उछालूं तो हमारे पास क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। एक तो हेड आ सकता है ना, या टेल आ सकता है, टेल। ठीक है, ऐसे अगर मैं कोई डाई जानते हो आप, जैसे कि आपने स्नेक एंड लेडर खेला होगा ना, सांप सीढ़ी, उसमें एक डाई होता है जिसको हम फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये सब आते हैं, है ना। तो किसी भी डाई को हम रोल करेंगे तो उसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, हमें पहले से पता है ना, क्या क्या हो सकते हैं बताओ आप, सोचो। 1 हो सकते हैं, है ना, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। मतलब यही आउटकम्स हो सकते हैं ना, इसके अलावा कोई और नंबर आ सकते हैं। कभी भी आप डाई को रोल करोगे तो इसके अलावा कोई और नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो हमें आउटकम्स पहले से पता है, लेकिन ये नहीं पता कि हम डाई को जब हम रोल करेंगे तो इनमें से क्या नंबर आएगा। ऐसे सिमिलर कॉइन के हमें आउटकम्स तो पता है, हेड और टेल आएगा, लेकिन ये नहीं पता जब हम उसको टॉस करेंगे तो हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और एक्सपेरिमेंट क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करो किसी भी आउटकम के लाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे हमें आउटकम्स नहीं पता कि क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं उसके अगले कंसेप्ट पर। अब हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस क्या होता है, अभी हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट समझा था ना, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्लूड एवरी पॉसिबल आउटकम्स। सैम्पल स्पेस क्या होता है, सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी आउटकम है ना, एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने एक डाई रोल किया था तो 1 2 3 4 5 एंड 6 आ रहे थे, तो ये नहीं होना चाहिए कि 1 1 2 2 3 4 5 5, मतलब एक आउटकम मैं 2 बार नहीं लिख सकता। ठीक है, सारे आउटकम्स एक ही बार लिखने हैं, एक बार से ज़्यादा बार नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, समझ में आ गया। सारे पॉसिबल आउटकम्स को 1 टाइम से ज़्यादा बार नहीं लिखो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, इट रेन्स टुमारो, मतलब सैम्पल स्पेस का क्या होगा, इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। और सैम्पल स्पेस को याद रखना, हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं इनके सारे सैम्पल स्पेस को। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, अभी हम समझेंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो इनके सैम्पल स्पेस को क्या करो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखो। मतलब इट रेन्स टुमारो का क्या क्या आउटकम्स हो सकता है, एक तो हो सकता है कि रेन हो सकता है कल, है ना, और दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, नो रेन, रेन नहीं हो सकता, है ना। यही आउटकम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे ना NS लिखा है, ये NS का मतलब क्या हुआ, ये जो सैम्पल स्पेस है ना, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे कि कोमा के पहले एक एलिमेंट है, कोमा के बाद ये दूसरा एलिमेंट है। जैसे हम डाई को उछाल रहे थे तो डाई में हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 एलिमेंट थे। ठीक है, यही मतलब क्या हुआ, सैम्पल स्पेस में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, NS से, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब इतना बड़ा नाम ना बोलने के लिए हमने एक सिंपल सा नाम रखा, क्या, सैम्पल साइज। क्या, सैम्पल साइज। ठीक है, अब देखो, अब मुझे सैम्पल साइज बताना है तो कैसे बताऊंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन लो, कितने हैं, 1 और 2, तुम्हारे पास सैम्पल साइज क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए।
ठीक है। ऐसे मैंने अगर कॉइन को टॉस किया तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस का क्या आएगा, एक तो हेड आ सकता है ना, या फिर टेल आ सकता है। एक कॉइन को उछालने पे दो ही तो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हेड आने की या टेल आने की, है ना। टॉस में आपने देखा भी होगा, कोई बंदा जीतता है कोई बंदा हारता है, क्योंकि कोई बंदा हेड लेता है कोई बंदा टेल लेता है। तो इन्हीं दोनों आउटकम्स की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। आप बताओ मुझे यहाँ पे सैंपल साइज क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 है। सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 ही तो एलिमेंट्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हमारे पास सैंपल साइज भी 2 हो जाएगा, ठीक है। सैंपल स्पेस समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ना एक और एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम, इवेंट के बारे में। इवेंट क्या होता है, तो इवेंट को ना आप बेसिकली एग्जाम्पल से बेटर समझ पाओगे। पहले तो डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है। कोई भी जो एक्सपेरिमेंट किया ना अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें जितने भी आउटकम्स है उसमें से आपने कुछ आउटकम्स के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट ये बताया, जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसे हम क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, ठीक है। उन्हीं के कलेक्शन को कहते हैं हम इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो सारे पॉसिबल आउटकम्स में कुछ पर्टिकुलर आउटकम्स को चुनना ही क्या होता है, इवेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो आपको बेटर क्लियर होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने डाई को उछाला, ठीक है, डाई को रोल किया, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं बताओ, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सारे पॉसिबली ओकर होने में से, मतलब सारे पॉसिबल आउटकम में से कुछ पर्टिकुलर आउटकम्स के लिए बताना, वो क्या होता है, हमारा इवेंट होता है। तो जैसे कि मैंने एक इवेंट के लिए क्या बोला, मुझे बताओ कि 4 से कितने बड़े नंबर हो सकते हैं जब मैं एक डाई को रोल करूं या थ्रो करूं। तो आप कहोगे 4 से तो 2 ही बड़े नंबर हो सकते हैं, एक तो 5 और एक 6। तो यहाँ पे इवेंट हमारा क्या हो गया, इवेंट हमारा क्या हो गया, गेटिंग अ नंबर लार्जर देन 4, है ना, ऑन थ्रोइंग अ डाई या रोलिंग अ डाई, ऑन थ्रोइंग अ डाई, ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स, 5 और 6, है ना। तो मतलब सारे आउटकम में से मैंने कुछ आउटकम्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया या बताया, तो मैंने सारे आउटकम में से कुछ आउटकम्स को चुनाना, है ना। तो यही हमारा क्या होता है, इवेंट होता है। इवेंट आया समझ में, ठीक है। इवेंट आपको मतलब कि कुछ कोई भी चीज़ हो रही है उसका इवेंट हो गया, मतलब इवेंट तो आप जानते हो, जैसे शादी हो रही है इवेंट हो गया, है ना। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हमने कुछ पूछ लिया, वो इवेंट हो गया, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो जब मैं 2 कॉइन को छालूँ, बताओ जब मैं 2 कॉइन को छालूँ तो हमारे पास कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, मतलब सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या क्या होगा, मतलब उसके जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, वो क्या क्या होंगे। देखो एक हाथ में आप एक कॉइन लो, एक हाथ में दूसरा कॉइन लो, ठीक है। पहले हाथ में जो कॉइन था और दूसरे हाथ में कॉइन जो था, दोनों को आपने एक साथ उछाला, तो पहली बार क्या हो सकता है, दोनों में हेड आ जाए, है ना। पहला आउटकम तो क्या हो सकता है हमारे पास, पहले में भी हेड आ जाए और दूसरे में भी हेड आ जाए, ठीक है। फिर से आपने उछाला, ठीक है, तो दूसरा आउटकम क्या हो सकता है कि पहले में तो हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, है ना। फिर से आपने उछाला तो तीसरी बार क्या होगा, पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार हेड आ जाए, है ना। और अगर आपने फिर से उछाला तो क्या होता है, दोनों बार टेल आ सकता है ना। यही हमारे 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर फिर से उछालोगे ना, इन्हीं में से कोई आउटकम्स आएगा। तो हमने क्या कहा था अभी, सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी आउटकम्स को है ना 2 बार, एक बार से ज़्यादा नहीं लिखना, मतलब 2 बार नहीं लिख सकते, एक बार से ज़्यादा मतलब 2 बार नहीं लिख सकते, है ना। तो आपको समझ में आ गया। अगर आप फिर से उछालोगे तो और कोई पॉसिबल आउटकम इसके अलावा बन ही नहीं सकते, आप अगर आप टॉस करके भी देखोगे तो, ठीक है। तो आपको सैंपल स्पेस बनाना आ गया, ठीक है। तो 2 कॉइन का सैंपल स्पेस ऐसे बनाएगा जब हम 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो, ठीक है। अब इवेंट क्या हो गया, इन सारे आउटकम्स है ना, कुछ आउटकम्स के लिए क्या कुछ बताएगा, कुछ आउटकम्स के लिए जो कलेक्शन होगा वो क्या होता है, इवेंट होता है, कुछ आउटकम्स का कलेक्शन, ठीक है। जैसे कि एट लीस्ट 1 कॉइन शोज हेड, मतलब क्या कह रहा है, दोनों जब हम कॉइन उछाल रहे हैं उन दोनों में से कम एक कॉइन क्या दिखाना चाहिए, हेड दिखाना चाहिए। एक से ज़्यादा दिखा सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो दिखाना ही चाहिए। तो कौन कौन से इवेंट में हमारे पास आउटकम्स आ सकते हैं, देखो इनमें तो दोनों ही हेड आ रहे हैं, मतलब एक हेड तो आ ही रहा है ना। ये देखो इसमें एक हेड है, हेड और टेल, इसमें एक हेड है बाद में आया था, टेल और हेड, इसमें तो दोनों ही टेल है, एक भी हेड नहीं है, तो ये आउटकम में आएगा ही नहीं इवेंट के,
ठीक है। तो मैंने क्या किया, पूरे उस आउटकम में से कुछ आउटकम का कलेक्शन आया है ना, कुछ ही आउटकम्स का, मतलब एक आउटकम छोड़ दिया हमने क्योंकि यहाँ पे हेड नहीं है। तो ये क्या हो गया, इवेंट हो गया। ठीक है, इवेंट में फर्क पता चल गया ना। सैंपल स्पेस क्या होता है, पूरा ऑल पॉसिबल आउटकम्स होता है। इवेंट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर आउटकम्स। कुछ कुछ आउटकम्स के लिए जो कलेक्शन होते हैं वो क्या होता है, हमारे पास इवेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर आउटकम क्या है हमारे पास, ओनली हेड, जो हेड दिखाए, कम से कम एक हेड दिखाए, वही हमारे पास क्या हो गया, इवेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया, क्या, जब हम है ना 6 साइडेड डाई वाले को एक रोल करें, मतलब वही हमारा जो डाई होता है ना, उसको अगर हम रोल करें तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या क्या बन के आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। यही पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं, है ना। अब मैंने इवेंट में पूछ लिया, बताओ जो 4 से ग्रेटर देन कितने नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स में आ जाएंगे, एक तो 5 आ जाएगा। 4 से बड़ा क्या क्या आ जाएगा, जब आप किसी भी डाई को एक बार रोल करोगे तो 4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो ये हमारे इवेंट हो जाएंगे। ठीक है, सारे आउटकम में से कुछ आउटकम्स का कलेक्शन क्या हो गया हमारे पास, इवेंट हो गया। सारे आउटकम्स थे, मैंने बस कुछ आउटकम्स लिए, 5 और 6 वाले आउटकम्स लिए, और उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। तो यही तो हम डेफिनेशन में पढ़ रहे थे, अ कलेक्शन ऑफ 1 और मोर आउटकम, एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स का कलेक्शन ही क्या होता है, इवेंट होता है। ठीक है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स का। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, सम एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स। मतलब हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो पॉपुलर फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनके आउटकम्स देखेंगे कि उनके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कॉइन वाला क्वेश्चन आता है, डाई वाला क्वेश्चन आता है, कार्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं, हम तीनों को समझेंगे। ठीक है, देखो जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, सारे पॉसिबल आउटकम्स हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो कैपिटल एस है वो क्या हमारा होता है, सैंपल स्पेस होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं, है ना। तो एक कॉइन को छानने पे सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। ठीक है, हम सैंपल स्पेस को करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, और सारे एलिमेंट्स को है ना कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा हेड हो सकता है, एक तो हमारा क्या हो सकता है, हेड हो सकता है, और एक हमारा टेल हो सकता है। अब हमारे पास 2 एलिमेंट आ गए, तो इनको कोमा से सेपरेट करके लिखो। ठीक है, और करली ब्रैकेट से बंद कर दो। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस को लिखने का तरीका ये है। और एक कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 2 आउटकम्स हो सकते हैं। कौन कौन से, हेड और टेल। तो अब मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ, अब यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि इसका जो सैंपल साइज है वो कितना है, कितना होगा बताओ, 2 होगा ना। अभी हमने देखा था सैंपल साइज क्या होता है, किसी भी सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सैंपल साइज होते हैं। ऐसे अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूँ, 2 कॉइन को एक साथ, एक हाथ में एक कॉइन ले लो और दूसरे हाथ में एक कॉइन ले लो। ठीक है, तो ट्राई करो, तो आप देखोगे उसका सैंपल स्पेस क्या बन के आएगा कि आप पहले बार में ना दोनों में हेड पाओगे। ये नहीं कि पहली बार में दोनों में हेड पा लोगे, मतलब एक बार ऐसा आएगा कि दोनों में एक बार हेड आ जाएगा, या एक बार ऐसा आएगा कि पहले हेड आ जाए बाद में टेल आए, दूसरे वाले मतलब कॉइन में टेल आए। ठीक है, एक बार ऐसा होगा पहले वाले कॉइन में टेल आ जाए, दूसरे वाले में कॉइन में हेड आ जाए, और एक बार ऐसा होगा कि दोनों ही कॉइन में टेल आ जाए। ठीक है, इन चारों के अलावा आपके पास कोई और दूसरा आउटकम्स नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ले सकते हो। तो हमारे पास 2 कॉइन को टॉस करने पे सैंपल साइज कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसका भी हमने सैंपल स्पेस लिख दिया। अब देखो, अगर मैं किसी एक डाई को थ्रो करूं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, अभी तक हम देखते आ रहे हैं ना, क्या क्या हो सकते हैं बताओ। 1, रिपीट करो मेरे पीछे पीछे, 2 3 4 5 एंड 6, यही हमारे क्या हो सकते हैं, आउटकम्स हो सकते हैं। इनके अलावा आप बता सकते हो कि इनके अलावा कोई और आउटकम्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कभी भी एक आप डाई को आप अगर फेंकोगे तो इसके अलावा कोई और नंबर आ सकते हैं, सोचो, नहीं आ सकते ना। तो यही हमारे क्या होंगे, इनके सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब इसका मुझे सैंपल साइज बताओ क्या होगा, सैंपल साइज बताओ क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसका सैंपल साइज भी कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, सैंपल साइज यहाँ मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि अलग से दिखे। ठीक है, अब देखो ऐसे अगर मैं 2 डाइस को, अब देखो डाइस और डाई में क्या फ़र्क है, डाई एक सिंगुलर वर्ड है और डाइस एक प्लूरल वर्ड है, इसलिए यहाँ पे डाई यूज़ किया गया, यहाँ पे डाइस यूज़ किया गया। ठीक है ना, अब मैं अगर 2
डाइस को अगर थ्रो करूँ तो हमारे पास ये सारे पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। क्या क्या? अगर आपने 2 डाइस को एक बार में रोल किया तो पहले डाइस पे भी 1 आ गया और दूसरे डाइस पे भी 1 आ गया, ये हो सकता है ना। या ऐसा हो सकता है कि आपका पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे 2 आ जाए। या ऐसा हो सकता है पहले डाइस पे 1 ही रहे और दूसरे डाइस पे 3 आ जाए, है ना। ऐसे ही 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, पहले डाइस पे 1 और दूसरे डाइस पे 6 आ सकता है ना। या और इसके अलावा और कोई पॉसिबल आउटकम हो नहीं सकते ना, 1 आ जाए और 6 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई नंबर आ जाए, नहीं हो सकते ना, नहीं। ठीक है, ये हो सकता है कि पहला वाला जो डाइस है ना उस पर जिस पे 1 था, अगर उस पर अगर 2 आ गया ना तो हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब पहले में 2 आ जाए, दूसरे डाइस पे 1 आ जाए, फिर 2 या 2 आ जाए, 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे 1 चलते रहेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे लिखा है। पहले मैंने 1 के साथ सारे नंबर लिख दिए जो भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे एक डाइस को छालने पे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 1 के साथ लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 2 के साथ लिख दिया सारे पॉसिबल आउटकम्स को, 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने ये जो 3 है ना, तीसरा जो पॉसिबल आउटकम्स है 3, फिर मैंने 3 के साथ सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख दिया। फिर मैंने 4 के साथ, ऐसी 5 के साथ, और ऐसी जो एक और पॉसिबल आउटकम्स है 6 लास्ट में, उसके साथ सारे पॉसिबल आउटकम्स को लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे पूरा सैंपल स्पेस बनता है जब हम 2 डाइस को छालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सैंपल साइज क्या होगा बताओ। यहाँ पे हमारे पास सैंपल साइज क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6 36। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, सैंपल साइज 36 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या सैंपल साइज को हम निकाल भी सकते हैं एक फॉर्मूले से, वो भी हम अभी नीचे देखेंगे। ठीक है ना, फिर आपको और भी इजी पड़ेगा। ठीक है, देखो अब मैं अगर 3 कॉइन को टॉस करूं तो हमारे पास कितने सैंपल स्पेस बनेंगे, मतलब सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, वो आप बता सकते हो। उनको कैसे हम लिखेंगे। ठीक है, एक कॉइन को छालने पे तो पॉसिबल आउटकम हेड या टेल आएगा, 2 कॉइन को भी छालने पे आप पॉसिबल आउटकम्स लिख सकते हो, लेकिन 3 कॉइन को लिखने पे, 3 कॉइन को टॉस करने पे पॉसिबल आउटकम्स लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, बनाना सीखो पहले आप। ठीक है, देखो हेड, ठीक है, टोटल इसके सैंपल साइज पता क्या होता है, 8 होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, 8 होते हैं। या आप ऐसे ना ऐसे कर लो, तीनों पे पहले हेड आ गया। ठीक है, तीनों पे क्या आ गया, हेड आ गया। ठीक है, और क्या हो सकता है कि दोनों पे तो हेड ही रहा, आप लास्ट वाले को चेंज कर दो, इस पे टेल आ गया। ठीक है, फिर क्या करो, इस पे टेल आ गया ना, अब बीच में टेल लिख दो, बीच में टेल लिख दिया। ठीक है, देखो लास्ट में टेल लिखा, फिर मैंने बीच में लिखा टेल, अब मैं शुरू में टेल लिख देता हूँ और जो बच गया उन पे हेड लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, तीनों पे ना टेल 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 लगा दो। ठीक है, अब जैसे हमने हेड के साथ किया था ना, वैसे अब हम टेल के साथ करेंगे कि शुरू में तो टेल रहने दो, लास्ट में हेड कर दो। ठीक है, अब लास्ट में हेड लगा दिया, अब बीच में हेड लगा लेते हैं, टेल हेड टेल। ठीक है, अब मैंने लास्ट में लगा लिया, बीच में भी लगा लिया, हम शुरू में लगा लेते हैं हेड, तो हेड टेल टेल। तो हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 8, 4 ऊपर या 4 नीचे मैंने लिख दिए। ठीक है, इसको एक और तरीका है लिखने का, वो भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका था, एक और तरीका है, वो भी आसानी है। देखो कैसे लिखना है, पहले आपको क्या करना है, 4 बार एच लिखना है। ठीक है, 4 बार एच लिख लिया और 4 बार टी लिखना है, लिख लिया। फिर आपको ना 2 बार एच लिखना है, 2 बार टेल लिखना है, फिर 2 बार एच लिखना है, फिर 2 बार टेल लिखना है। ठीक है, फिर 1 बार एच 1 बार टेल, 1 बार एच 1 बार टेल, 1 बार एच 1 बार टेल। ठीक है, 1 बार एच और 1 बार टेल। अब देखो इससे भी हमारे पास है ना पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। आया समझ कैसे बने। ठीक है, एक ये भी तरीका है और एक ये भी तरीका है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कोई सा भी तरीका समझ सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि हमारे पास कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना सैंपल साइज को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या, किसी भी सैंपल स्पेस का नंबर ऑफ फेस नीचे लिखो और पावर में क्या लिखो, नंबर ऑफ टाइम्स हमने टॉस किया या थ्रो किया है वो। ठीक है, जैसे कि एक कॉइन होता है, एक कॉइन के कितने फेस हो सकते हैं, 2 ही फेस हो सकते हैं ना, हेड और टेल, है ना, 2 ही फेस हो सकते हैं। कौन कौन से, एक हेड और एक दूसरा टेल। तो नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं कॉइन में, देखो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ
फेस कितने होते हैं कॉइन के अंदर, इन कॉइन्स, कॉइन, ठीक है 2 होते हैं ना, ठीक है। तो 2 हमारे पास नंबर ऑफ फेस आ गया, हर बार ये रहेगा, ये हर बार रहेगा फेस, तो कॉइन में 2 ही, ठीक है। अब नंबर ऑफ टाइम हमारे चेंज हो सकते हैं, कितनी बार हम टॉस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक बार टॉस किया तो क्या लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ फेस लिखेंगे, कितना है नंबर ऑफ फेस 2 है, तो 2 लगा दो। पावर में क्या लगाना है, पावर में 2 के पावर में क्या लगाना है, नंबर ऑफ टाइम टॉस कितना बार किया, कॉइन, मतलब एक ही बार टॉस किया, एक ही कॉइन को टॉस किया, ठीक है। इससे पहले ना आप एक और चीज़ समझो, अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करूं या मैं एक कॉइन को 3 बार टॉस करूं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, देखो ये जो हमारे पास था ना, इसके जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, टॉस आ कॉइन फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास यही पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, ठीक है। आप 3 कॉइन को एक बार में उछालो या एक कॉइन को 3 बार उछालो, तो हमारे पास यही पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, ठीक है। तो देखो यहीं पे अगर मैं 2 कॉइन को उछालूं या एक कॉइन को 2 बार उछालूं, मतलब तो यही होगा ना। तो यहाँ पे आप नंबर को देखो, ठीक है, कितने कॉइन है वो मत देखो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम की जगह ना या कॉइन भी लिख देना, नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ कॉइन्स या डाइस, ठीक है। ये तो प्लूरल हो गया, आप सिंगुलर भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे समझ, यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ हमने बार उछाला है या कितने नंबर ऑफ हमारे पास कॉइन है, ठीक है। दोनों के लिए क्या होता है, बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बराबर है ना, 3 कॉइन है, जब भी हमारे पास यही आउटकम है। एक कॉइन को 3 बार उछाला, जब भी हमारे पास यही आउटकम्स है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कितनी बार भी उछालो या उतने हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन है, तो हमारे पास आउटकम सेम ही होंगे, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेस कितने इधर कॉइन में 2 होते हैं, हमारे पास कॉइन कितना है 1 है, तो नंबर ऑफ कॉइन कितना है 1 है, तो पावर में 1 लिख दो, ठीक है। तो इसका 2 की पावर 1 मतलब 2। ऐसी 2 कॉइन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ फेस कितना है नीचे लिखो, कॉइन कितने, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम लिखो या नंबर ऑफ कॉइन लिखो पावर में, तो नंबर ऑफ कॉइन कितने हमारे पास 2 है, तो उसके पावर में क्या लिखो 2 लिखो। तो आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे, 2 का पावर 2 4। ऐसे अगर हमारे पास 3 कॉइन हुए तो इसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे हमारे पास 2 की पावर 3। नंबर ऑफ फेस कितने हमारे पास 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ फेस तो हमारे पास सेम रहेगा कॉइन में, ठीक है। और हमने कितनी बार उछाला है या हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉइन है वो हमारे पास, उससे हमारा पावर डिसाइड होगा। 3 कॉइन है तो हमारे पास पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है, ठीक है। ऐसे आप मुझे ना 4 कॉइन के लिए बताओ, ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है कि ये 4 कॉइन अगर होंगे और उसको मैं उछालूंगा एक बार में, तो हमारे पास उसके लिए कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, ठीक है, कितना सैंपल साइज होगा मुझे बताना है, ठीक है। ऐसे देखो डाइस के लिए या डाई के लिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ फेस होते हैं, नंबर ऑफ फेस इन अ डाई कितना होता है बताओ, 6 फेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 फेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमारे क्या होगा 6 की पावर में आएगा हमेशा, नंबर ऑफ फेस तो हमेशा नीचे रहते हैं ना, पावर में क्या कहते हैं कितने नंबर ऑफ कॉइन है या कितने नंबर ऑफ टाइम हमने टॉस किया है, या कितने यहाँ डाइस के केस में क्या है कितने नंबर हमारे पास डाइस हैं, कितने नंबर हमारे पास डाइस हैं, एक ही डाई है ना, तो डाई यूज़ करें हमने, तो एक डाई है तो पावर भी बना जाएगा, ठीक है। फेस तो देखो फेस तो हमेशा नीचे रहेगा ना, तो फेस नीचे लिखो, ठीक है। अगर 2 डाइस आ रहा है तो पावर में 2 आ जाएगा, और 3 डाइस आएगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इनकी अगर पावर आपको आती है तो आप पावर में लिख भी सकते हो सोल्व करके, 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 की पावर 3 216, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक डाई को रोल करने पे इतने आउटकम्स आएंगे, 2 डाइस को एक साथ रोल करने पे इतने आउटकम्स आएंगे, और 3 डाइस को रोल करने पे इतने आउटकम्स आएंगे, ठीक है। तो देखो हमने 2 डाइस को ना थ्रो किया था तो हमारे पास कितने आउटकम्स आ रहे हैं, इधर 36 आ रहे हैं, ऐसे हमारे पास ऊपर आ रहा है, देखो 36 आ रहा है ना। तो आप इस फॉर्मूले से ना किसी भी डाइस और या कॉइन का नंबर ऑफ आउटकम्स या सैंपल साइज निकाल सकते हो, ठीक है। और ये आपको मुझे होमवर्क में बताना है, ठीक है ना, कमेंट करना है आपको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अब देखो हम क्या कहते हैं डेक ऑफ कार्ड समझेंगे। अभी मैंने आपको कहा था ना कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स और उनके आउटकम्स को समझेंगे, ठीक है। उसी में हमने कॉइन को भी समझ लिया और डाई को भी समझ लिया। अब हम डेक ऑफ कार्ड्स को समझेंगे ताकि हमें इन पे अगर क्वेश्चन आए
तब इनको हम सोल्व कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? कार्ड्स तो आपको पता है ना, पत्ते जो बड़े लोग खेलते हैं, है ना, वो उसी की बात हो रही है। उसमें हमारे पास कौन कौन से कार्ड होते हैं, कितने कार्ड होते हैं, वही हम बात करेंगे इसमें। और कार्ड के जो बंडल होते हैं उनको क्या कहते हैं? डेक ऑफ कार्ड कहते हैं, डेक नाम होता है इसका। ठीक है, तो अब डेक ऑफ कार्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमारे पास डेक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। एक जोकर होता है उसे हम नहीं गिनते हैं। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास 26 क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड्स होते हैं, मतलब जिनके ऊपर कार्ड हो ना, जो भी कार्ड हो ना, उनके ऊपर ब्लैक कलर का डिज़ाइन बनाओ। ठीक है, और हमारे पास 26 ही क्या होते हैं? रेड कार्ड होते हैं, जिन पे रेड कलर का डिज़ाइन बनाओ। ठीक है, अब इस 26 को ना फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 13 और 13 में। ठीक है, तो 13 हमारे पास क्या होते हैं? 13 स्पेड होते हैं, और 13 हमारे पास क्या होते हैं? क्लब होते हैं। ये नाम है। ठीक है, हिंदी में इनके नाम कुछ और होते हैं। ठीक है, जो बड़े लोग बोलते हैं अपने आपस में, है ना। 13 हमारे पास क्या होते हैं? स्पेड होते हैं, और 13 हमारे पास क्या होते हैं? क्लब होते हैं, ब्लैक में। और रेड में क्या होते हैं? आपने देखा भी रेड का, तो आपको याद भी होगा। 13 हमारे पास क्या होते हैं? हार्ट्स होते हैं। 13 हार्ट होते हैं। ठीक है, हार्ट लिखो बस। और 13 हमारे पास क्या होते हैं? डायमंड वाले होते हैं, है ना। इनके अगर मैं शेप ड्रॉ कर दूं तो आपको बेटर क्लियर होगा। इस पेड़ वाला क्या होता है? कैसा होता है? थोड़ा पेड़ जैसा होता है, ये पान वाले पत्ते जैसा, ऐसा कुछ होता है। और क्लब वाला क्या होता है? पूरा पेड़ ही ऐसा होता है, ऐसे वाला, ये जिसमें 3 ऐसे होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लब का डिज़ाइन होता है। हार्ट का तो आपको पता ही होगा, दिल जैसा शेप होता है। ठीक है, और डायमंड का हमारे पास डायमंड जैसा थोड़ा होता है, रोम्बस जैसा। ठीक है, इनके शेप मैंने ड्रॉ कर दिए। अब आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो रहा होगा कि कार्ड पे हमारे पास ये सब डिज़ाइन बने रहते थे। ये दोनों ब्लैक कलर में होते थे और ये दोनों रेड कलर में होते थे। तो आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से हमारे पास 13 स्पेड होते हैं, 13 ही क्लब होते हैं, और 26 क्या होते हैं? रेड के होते हैं, जिसमें 13 हार्ट होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं। अब इन कार्ड्स में जो 13 कार्ड्स होते हैं, ये कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? ठीक है, देखो, ये जो पहला जो कार्ड होता है ना, वो हमारा क्या होता है? एस होता है, इक्का तो सुना होगा ना आपने, इक्का, वही होता है। ठीक है, सभी में क्या होता है? पहला कार्ड इक्का ही होता है। उन पे अपने अपने डिजाइन बने होंगे। ठीक है, तो ये स्पेड का इक्का है, ये क्लब का इक्का है, ऐसी हार्ट का भी एक इक्का होगा, और एक डायमंड का भी इक्का होगा, जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस कहते हैं। ठीक है, पहला कार्ड तो ये हो गया। अब जो दूसरा कार्ड होता है उस पर क्या होता है? नंबर लिखे होते हैं। क्या नंबर लिखे होते हैं? 2 लिखा होता है। तीसरे कार्ड पे 3 लिखा होता है, चौथे कार्ड पे 4 लिखा होता है, ऐसी 5, 6, 7, 8। ठीक है, ऐसे नंबर्स लिखे रहते हैं बस। 9, 10 तक हमारे क्या होते हैं? नंबर वाले कार्ड होते हैं। ठीक है, 2 से लेकर 10 तक हमारे पास जो कार्ड होते हैं सारे नंबर्स की फॉर्म में लिखे रहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास कार्ड्स आते हैं वो क्या क्या होते हैं? उसके बाद जो कार्ड आता है, जैक वाला कार्ड आता है। ठीक है, इसके बाद जो कार्ड आता है वो हमारे पास किंग वाला कार्ड आता है, और इसके बाद क्वीन वाला कार्ड आता है। ठीक है, 3 चेहरे वाले कार्ड आते हैं, जैक, किंग, क्वीन। जैक को हम गुलाम कहते हैं, किंग को राजा, क्वीन को रानी। ठीक है, तो ये 3 कार्ड होते हैं। इन तीनों कार्ड पे हमारे पास क्या होते हैं? फेस बने होते हैं। तो इन तीनों कार्ड को हम पता क्या कहते हैं? फेस कार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड, जिनके ऊपर फेस बनाओ, इनको क्या कहते हैं हम? फेस कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, फेस कार्ड्स कहते हैं। अब ये जो मैंने अभी इस वाले के लिए बताया ना, इस पेड वाले के लिए बताया ना कि ये सारे कार्ड्स होते हैं ऐसे ऐसे। पहले जो कार्ड होता है इक्का होता है, एस का होता है। ठीक है, फिर जो कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? उन पे नंबर लिखे रहते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर जो बच गए, देखो 10 तक तो हमारे पास 10 कार्ड हो गए। अब कितने कार्ड बचे? 3 कार्ड बचे। वो जो 3 कार्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं? फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से? जैक का होता है, किंग का होता है, क्वीन का होता है। सेम ऐसा ट्रेंड इनमें चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेड का था तो यहाँ पे क्लब का कार्ड होगा। मतलब स्पेड का डिजाइन में मतलब स्पेड के जो कार्ड है उस पर स्पेड के डिजाइन बने होंगे। जो क्लब की जो कार्ड है उस पर क्लब के डिजाइन बने होंगे। जो हार्ट के जो कार्ड होंगे उस पर हार्ट के डिजाइन बने होंगे। ठीक है, उनका जो कंपोजिशन होता है ना, बिल्कुल सेम इसी की तरह होता है, बस डिजाइन सब कार्ड्स पे अलग अलग होता है। अगर कोई कार्ड इस क्लब का है तो उस पर क्लब का साइन होगा, ये वाले का। ठीक है,
होगा नंबर 2 ही लिखा, लेकिन इस पर डिजाइन क्लब का होगा, ऐसे डिफरेंस हो जाते हैं उनमें। ठीक है, तो एक बार मैं इन सबको एक बार लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी के कंपोजिशन के नंबर लिख दिए। ठीक है, सभी कार्ड्स के। तो आपको कार्ड समझ में आ गए ना। एक बार फिर से देखो, हमारे पास टोटल डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, डेक ऑफ कार्ड में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जो कि आधे आधे में बढ़ जाते हैं। 26 इधर आ जाते हैं, 26 इधर आ जाते हैं, ब्लैक और रेड में। ठीक है, फिर 26 और 26 आपस में आधे आधे में बढ़ जाते हैं, 13 और 13 में, 13 और 13 में। जो रेड वाले कार्ड होते हैं वो तो आपको याद हो जाएंगे कि हार्ट और डायमंड के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़े नाम अजीब है तो आपको नाम याद कर लेना कि जो 13 होते हैं स्पेड के होते हैं और 13 हमारे क्या होते हैं, क्लब के होते हैं। इनके डिज़ाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, अब जो कार्ड का कंपोजिशन होता है ना 13 कार्ड्स का, वो सबका सेम रहता है। पहला कार्ड इक्का रहता है, एस का। ठीक है, जिसपे ये जो डिज़ाइन है ना बड़ा सा बना रहता है। ठीक है, बीच में एक बड़ा सा डिज़ाइन बना रहेगा और कुछ नहीं होगा, तो उसको हम इक्का कहते हैं। ठीक है, उनके बाद जो हमारा 2, 3 से लेके 10 तक हमारे नंबर वाले कार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 11, 12 और 13 कार्ड है हमारे पास फेस कार्ड होते हैं, किस किस के, जैक के, किंग के और क्वीन के। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब इस पर है ना कुछ क्वेश्चन हैं, वो आप मुझे बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को भी पढ़ना है और पोज करके पढ़ना है, और इनके सारे आंसर पहले आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देने हैं। ठीक है, फिर मैं जब यहाँ पे करवाऊंगा फिर आपको चेक करना है। ठीक है, अब देखो आपने अब तक कर लिया होगा, तो अब इसका आंसर देखो। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, टोटल डेक ऑफ कार्ड में कितने फेस कार्ड्स होते हैं। देखो 3 यहाँ पे फेस कार्ड है, जैक भी फेस कार्ड होता है, किंग भी फेस कार्ड होता है, क्वीन का भी फेस कार्ड होता है, मैंने यहाँ पे बताया। ये तीनों फेस कार्ड है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। 3 + 3 प्लस क्या होगा, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। टोटल कितने फेस कार्ड्स होते हैं हमारे पास पूरे कार्ड में, डेक ऑफ कार्ड में 12 होते हैं। 3 हमारे पास स्पेड के, 3 हमारे पास क्लब के, 3 हमारे पास हार्ट के और 3 हमारे पास डायमंड के। ठीक है, नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं, देखो एक किंग यहाँ पे, एक किंग यहाँ पे, एक किंग यहाँ पे और एक किंग यहाँ पे, टोटल 4 किंग है ना। तो किंग कितने होते हैं हमारे पास, 4 किंग होते हैं। ठीक है, अब एस बताओ, जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक कार्ड का इक्का कितना होता है, देखो ब्लैक कार्ड का देखना ओनली। ठीक है, और एस बताना हमें, ब्लैक कार्ड का है, देखो ब्लैक कार्ड्स ये दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें हमें इक्का बताना है। देखो एक इक्का यहाँ है, एक इक्का यहाँ है, और दोनों कार्ड के हैं ब्लैक के हैं। स्पेड क्या है, स्पेड भी ब्लैक का कार्ड है, क्लब क्या है, क्लब भी ब्लैक का ही कार्ड है। ठीक है, तो एक एस स्पेड का और एक एस क्लब का, दोनों क्या है ब्लैक वाले कार्ड्स हैं। तो कितने एस हो गए ब्लैक वाले, 2 एस हो गए, 2 एस ब्लैक के और 2 एस रेड के होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो 2 ब्लैक एस के हैं ना, उसमें से एक ब्लैक स्पेड का होता है और एक ब्लैक क्लब का होता है। ठीक है, तो हमारे पास ब्लैक के कितने एस हो गए, 2 एस हो गए। ठीक है, अब बताओ क्वीन, डायमंड के कितने क्वीन है बताओ। ये आप होमवर्क से करोगे, ये आप होमवर्क से करना। ठीक है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क यहाँ पे लिख दिया। तो आपको ये वाला आंसर होमवर्क में मतलब कमेंट सेक्शन में बताना है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके, यहाँ पे हमारा जो डेक ऑफ कार्ड है यहाँ पे कंप्लीट हो गया टॉपिक। और इसके अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं जो अब हमें समझना है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, द प्रोबेबिलिटी स्केल। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी हम मेज़र करते हैं ना, अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में समझाया था शुरू वीडियो में। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ के होने की संभावना कितनी है उसको मेज़र करना ही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कि वो कितना % या कितने नंबर में, मतलब नंबर में भी बता सकते हैं हम और उसको % में भी बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी भी चीज़ के होने की। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के होने की किसी भी चीज़ के होने को अगर मैंने मेज़र कर लिया तो वो क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी कोई नंबर बताता होगा ना, तो नंबर क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है हमेशा। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज बताना है तो क्या होगा, 0% से 100% होगा। ठीक है, आपके जो मार्क्स आते हैं, आपके मार्क्स से कितने % आते हैं, 0% आएगा और 0 से 100% के बीच में आएगा या 100% आएगा, है ना। यही तो 3 चीज़ हो सकती हैं। किसी का जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं करके आया, सब में 0 है, उसका 0% है, और जो सब कुछ करके आया, टॉप किया है, सब सारे आंसर ठीक है, 100 में आउट ऑफ नंबर है, तो उसके 100% बनेंगी, है ना। और जो बच्चा जो मीडियोकर बच्चा होता है, कम थोड़ा पढ़ता है, कोई ज़्यादा पढ़ता है, उनके बीच में कहीं होंगे 0 से 100 के बीच में, यही हो सकता है। ऐसी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 और 1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इन्हीं के बीच में रहती है। ठीक है, 1 से कभी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, या कभी 100% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी।
ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे ना इन टर्म्स को ना 0 1 को 0% 100% को अच्छे से समझते भी हैं, उनको हम कहते क्या हैं, ठीक है। अगर अभी मैं ये इवेंट और ये बताऊंगा ये इवेंट कौन कौन से इवेंट है, तब आपको थोड़ा और समझ में आएगा ये प्रोबेबिलिटी होता क्या, प्रोबेबिलिटी इन्हीं में क्यों बीच में मेजर होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे ना डाई को छालने पे ना ऐसा नंबर बताओ जो 6 से बड़ा है, ठीक है। मैंने बोला एक डाई लो, उसको रोल करो, ठीक है। एक डाई लेना और उसको रोल करना या थ्रो करना कहीं पे भी, तो आप मुझे बता सकते हो कि 6 से कितने बड़े नंबर आएंगे उसमें। तो आपको भी ऐसा तो एक भी नंबर नहीं आता है। 6 के बाद 6 से बड़े तो 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन डाई में तो ओनली 6 ही नंबर तक होते हैं। 7 8 9 तो आएंगे नहीं, कभी ही नहीं आएंगे। तो ये कैसा इवेंट हो गया, एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। कैसा इवेंट हो गया, एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। कैसा इवेंट, एक इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डाइस में क्या होते हैं 1 से लेके 6 ही नंबर होते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी, 0 या 0%, 0 नंबर कह लो या 0% कह लो, ठीक है। इस केस में हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, अब मैंने बोला कोई डाई लो, कोई स्टैंडर्ड डाई जिन पे 6 नंबर होते हैं ना 1 से लेके 6 तक, उसको रोल करो। और मैंने बोला उस डाई को रोल करने पे ना 3 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलोगे एक डाई को रोल करने पे ना 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। कौन कौन से, एक तो 1 आने की होती है, 2 आने की होती है, 3 4 5 6 ऐसे 6 नंबर के आने की पॉसिबल आउटकम्स होती हैं। उसमें से मैंने बस एक ही नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो आप क्या सोचोगे, क्या कहोगे, उसके आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है ना। 6 में से किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर मैं 6 में से 4 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो क्या होती है, ज़्यादा होती है ना उससे, एक नंबर के आने से, मतलब एक ही नंबर के प्रोबेबिलिटी से। अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया कि 4 नंबर का प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर मैं बोल दूँ 2 से बड़े नंबर के, जैसे अगर अगला हम पढ़ेंगे, ठीक है, या इसी में हम समझ लो नंबर 2 से बड़े नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एक डाई को रोल करने पर। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 3 4 5 एंड 6, तो ये थोड़ा ज़्यादा उसका प्रोबेबिलिटी होगा, है ना, उसके आने की संभावना कुछ ज़्यादा होगी। अगर मैंने बस एक ही नंबर के लिए पूछा तो यहाँ पे संभावना क्या है, कम है, थोड़ी कम है, तो लेस लाइकली कहते हैं उसे हम। जिसके आने की संभावना थोड़ी कम होती है हम क्या कहते हैं, उसे लेस लाइकली कहते हैं, ठीक है। देखो इम्पॉसिबल तो नहीं है, डाई पे एक नंबर तो 3 है, आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है आने की, ठीक है। 6 नंबर में से एक ही नंबर के आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है ना। अब मैंने बोला कि मैं सारे टॉपर्स को ना एक ही क्लास में बिठा दूं और पूछूं ये जो तुम्हारी क्लास का जो टॉपर है ना उसके फर्स्ट आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम होगी ना। सारे टॉपर है, सारे अपने यहाँ आके फर्स्ट आते हैं, तो सभी टॉपर में से किसी एक टॉपर के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि सभी के है ना 80% से ज़्यादा सभी टॉपर से है ना 80% से ज़्यादा किस किस के नंबर आ सकते हैं। तो आप बोलो सभी के आ सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सारे टॉपर है तो इतने तो पढ़ेंगे कि 80% ज़्यादा नंबर ले आए, है ना, ज़्यादा बच्चे ले आए, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो लेस लाइकली मतलब और मोर लाइकली, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेस लाइकली और मोर लाइकली दोनों एक साथ समझा दिए, ठीक है। मोर लाइकली में एक और एग्जांपल है, मोर लाइकली मतलब समझ गए ना कि सारे टॉपर को भी एक साथ बिठा दो और 80% ज़्यादा नंबर लाने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। टॉपर तो सारे पढ़ते होंगे, तो उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी क्या है आने की, 80% ज़्यादा नंबर लाने की ज़्यादा है। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा लाने की कोई एक ही बच्चा ज़्यादा लाएगा ना, सारे तो नहीं, 1 या 2 ले आएंगे, 4 ले आएंगे, ये तो नहीं सारे बच्चे एक ही नंबर ले आ रहे हैं, ठीक है। कोई तो होगा जिसका मतलब कम टाइम में ज़्यादा अच्छा कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मोर लाइकली हो गया, मोर लाइकली हम यूज़ करते हैं जिसके लिए कुछ ज़्यादा आउटकम मतलब पॉसिबल आउटकम ज़्यादा हो, पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो उसके होने की, ठीक है। 50% से ज़्यादा हो, मतलब इस केस में हमारे क्या हो 50% थोड़ा कम हो चांस, और मोर लाइकली में आप क्या कहते हो 50% चांस से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से आप मुझे बताओ 2 से लेकर 10 तक नंबर जो होते हैं ना उनके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। देखो ये वाला कार्ड वाला क्वेश्चन देखो, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है 2 से लेकर 10 तक नंबर आने की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, एक ही डायमंड में कितने नंबर हमारे पास है, 9 नंबर है। ऐसे टोटल कार्ड्स में कितने होंगे 9 9 9 9, टोटल 36 हो जाएंगे ना, 4 जगह होते हैं ना, 9 4 जा 36 हो जाएंगे।
तो 2 से लेके 10 तक नंबर वाले कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 36 है, क्योंकि यहाँ पे 36 कार्ड है ना। एक डेक ऑफ कार्ड में नंबर वाले कार्ड जो 2 से 10 होते हैं, 2 से लेके 10 तक होते हैं, कितने हैं? 36 कार्ड्स हैं, है ना। और टोटल कार्ड ही कितने? 52 है। टोटल कार्ड कितने हैं? 52 होते हैं ना डेक ऑफ कार्ड्स। उससे ज़्यादा, मतलब उसके आधे से ज़्यादा ही कार्ड के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, है ना। उसके आधे कितने होंगे? 26 होंगे, हैं। और जो इसमें पूछ रहा है इवेंट, इस इवेंट के आने की कितनी है? 36 कार्ड्स हैं उस इवेंट के। तो देखो कितनी ज़्यादा आउटकम, 10 ज़्यादा उससे, तो यहाँ पे थोड़ा मोर लाइकली होगा, इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी जो ज़्यादा होगी, ठीक है, 50% चांस से ज़्यादा होगी, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं? मोर लाइकली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो इवन चांस क्या होगा? कॉइन का एग्जाम्पल ले लो, कॉइन को उछालोगे, हेड आ गया, टेल आ गया, 50-50% चांस है। कल बारिश होएगी या नहीं होगी, इसका भी क्या चांस है? 50-50% है ना। तो ऐसे हमारे टाइप के क्या होते हैं जिनके चांस 50-50% हो, बराबर हो, इक्वली लाइकली हो, उनको हम क्या कहते हैं? इवन चांस कहते हैं, या आप इक्वली लाइकली भी कह सकते हो, ठीक है। जिनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, क्या हो? 0.5 हो या 50% हो। देखो ये तो हो गया हमारा नंबर में 0 और 1 के बीच में, या इसके आप जो 50% चांस भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा? 50% चांस से कम होगा, लेस होगा, यहाँ पे 50% चांस से ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो सर्टेन इवेंट क्या होता है? सर्टेन इवेंट को ना श्योर इवेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। पुरानी बुक में तो ना श्योर इवेंट बताया गया था, सर्टेन इवेंट को भी। यहाँ पे मैंने कहीं श्योर इवेंट लिखा नहीं लिखा, ठीक है। तो अब सर्टेन मतलब क्या होता है? पक्का, निश्चित होना, है ना, मतलब कन्फर्म उसका होना ही होना है। सर्टेन का मतलब ये हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, मैंने एक डब्बा दिया आपको लाल, उसमें सारे ना लाल कलर की मिठाइयाँ हैं, ठीक है। एक उस डब्बे में से मैंने बोला उसके लाल मिठाई उठाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? उस पूरे जो डब्बे में है ना, ओनली लाल कलर की मिठाई है, और इस पूरे डब्बे में से ना एक मिठाई किसी को पिक करनी है, ठीक है। और मैंने पूछा उसकी लाल मिठाई उठाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलोगे सारे मिठाई तो लाल ही है, तो वो 100% उठा लेगा, लाल ही मिठाई उठा लेगा वो। तो इसकी चांस कितने होंगे? 100% चांस होगे ना। तो ऐसे इवेंट क्या होता है हमारे पास? सर्टेन इवेंट होते हैं, जिनका होना पक्का है या निश्चित है, ठीक है। ऐसे इवेंट को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट कहते हैं, या श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है। और इस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, कितनी होती है? 1 होती है। तो नंबर में हो गया। अगर मुझे परसेंटेज में बताना तो 100% कह सकते हैं हम, 100% चांस है, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ी है ना, इसी में हमारे पास आंसर आते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अगर इम्पॉसिबल हो तो 0 होगा, और जिसका किसी चीज़ का होना पक्का है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 होगा या 100% होगा, ठीक है। अब ये तो नहीं कि इम्पॉसिबल से थोड़ा कम ही आ जाए, इम्पॉसिबल तो सबसे कम है ना, कि हो ही नहीं सकता तो 0% चांस है, हो ही सकता है तो 1% या 1 चांस है, एक्चुअली 1% चांस नहीं, 100% चांस है, या उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है। और कुछ जिनके कम आने की चांस है, थोड़े ज़्यादा आने की चांस है, या बराबर आने की चांस है, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, या 0% और 100% के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। प्रोबेबिलिटी स्केल समझ में आया क्यों 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो कभी भी आप, है ना, ये मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूँगा वो आप समझना, जो भी कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना किसी भी इवेंट की, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी इवेंट के लिए P मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसी भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? 0 से तो हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी, या इक्वल भी हो सकती है ना। 0 से क्या होगी? बड़ी होगी या इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन 1 से हमेशा क्या रहेगी? छोटी रहेगी या उसके बराबर हो सकती है किसी भी इवेंट के लिए। मतलब कोई भी इवेंट क्या मैंने, वो हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखो। ये कंडीशन है ना 10th क्लास में पढ़ाई जाती थी पहले एनसीईआरटी में, पुरानी एनसीईआरटी में। तो आपको ये कंडीशन याद कर लेनी चाहिए, बड़ी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपने समझ ही लिया होगा, ठीक है। तो हमारे हमेशा जो है ना किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे। अब यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के लिए ना 2 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है और एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। इसमें ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी भी चीज़ के लिए आउटकम बताना हो, मतलब प्रोबेबिलिटी बताना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे? उस इवेंट के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। जैसे कि मैंने एक डाई लिया
और मुझे बताना है कि 4 से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, बार बार डाई को रोल करूँगा और बार बार नोटिस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होता है क्योंकि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मैंने 20 टाइम एक्सपेरिमेंट किया और मुझे क्या पता लगा कि 20 टाइम रोल करने पे कितना नंबर ऑफ हमने ट्रायल लिया। यहाँ पे हमने टोटल 20 ट्रायल लिया, 20 बार ट्रायल किया, मतलब 20 बार हमने रोल किया। ठीक है, उसमें से हमारे पास कितना आउटकम आया जो कि 4 से बड़ा आ रहा हो, उसमें बस 4 बार आया। 20 बार रोल करने पे मेरे पास कितना बार आया कि पता चला कि है ना 4 से बड़ा हमें ओनली 4 ही बार आया, और हमेशा है ना 1 2 3 4 ऐसे आ रहे थे। 4 से बड़ा है ना ओनली 4 ही बार आया, मतलब 5 और 6 है ना ओनली 4 ही बार आए इन दोनों में से नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक्सपेरिमेंटल की, तो हम कैसे निकालते हैं, जो हमें इवेंट था ना हमारा जो इवेंट, उसको वो कितनी बार आया वो ऊपर लिखो। ठीक है, और हमने कितनी बार ट्रायल लिया वो नीचे लिखो और इसको डिवाइड कर लो। 4 1 4, 4 20, 1/5, मतलब 0.2 प्रोबेबिलिटी आई। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो क्या लिखा है, यही लिखा है, दिस इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा। हम डाटा को कलेक्ट करते हैं आइदर बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके डाटा कलेक्ट करो, या बाय एनालाइजिंग स्टैटिकल डाटा, या कोई भी स्टैटिकल डाटा का कलेक्ट करके उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। वो हमारी कहती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है। स्टैटिकल डाटा का में क्या होता है, मतलब जैसे कि मैंने पूछा कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, आपने किसी क्लास में जाके पूछा अपने दोस्तों से कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो आपका 5 फ्रेंड का सर्कल का ग्रुप है, तो उनमें से 4 बच्चों ने बोला होगी और 1 बच्चा बोल रहा नहीं होगी, या आप ऐसे करो 3 बच्चा बोल रहे होंगे या 2 बच्चा बोल रहे नहीं होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट डाटा ले रहे हो, स्टैटिकल डाटा ले रहे हो, पूछ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब मैंने पूछा उसमें से कि कल बारिश होने की कितनी संभावनाएं हैं, तो आप बोलोगे 3 बच्चे तो बोल रहे हैं, तो 3 ऊपर आ जाएगा। टोटल ट्रायल कितना था, 5 था, 5 बच्चों से पूछा ना आपने, तो 5 नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। ठीक है, 3/5 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो इवेंट आया है। जैसे कोई भी इवेंट हो ना, जैसे कि आपने पूछा ना कि बारिश होगी या नहीं होगी किसी बच्चे से, 3 बच्चों ने बोला, तो कितने नंबर ऑफ टाइम बोला उन्होंने, 3 बार बोला ना, तो ऊपर 3 आएगा। मतलब जो भी हमने इवेंट किया है ना वो इवेंट कितनी बार आया है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिया था एक, है ना, 4 से बड़े आने की, जो 4 से बड़े आने एक डाई को रोल करने पे 4 से कितनी बार बड़ा आएगा, तो एक इवेंट मैंने बता दिया, तो वो इवेंट कितनी बार आया है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, नंबर ऑफ टाइम द इवेंट अकर्ड। वो जो इवेंट है ना कितनी बार आया है, कितने नंबर ऑफ टाइम आया है, 4 बार आया है, तो वो कहाँ लिखना था, मैं ऊपर लिखना था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऊपर लिखा है। और नीचे क्या लिखना होता है, नीचे देखो क्या लिखना होता है, नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, वो मैंने जो एक्सपेरिमेंट है ना कितनी बार परफॉर्म किया। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट है मैंने कितनी बार ट्रायल लिया, परफॉर्म किया। ठीक है, वो कहाँ आता है, नीचे आता है। 20 हमने 20 ट्रायल लिया ना, तो क्या है 4 के नीचे 20 आया ना। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो आपको फॉर्मूला समझ आ गया ना, कोई भी जो इवेंट करे वो कितनी बार आ रहा है वो ऊपर लिखो, और कितनी बार आपने परफॉर्म किया वो एक्सपेरिमेंट वो नीचे लिखो। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेके आया ताकि आपको बेटर क्लियर हो, आप समझो। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सपोज करो यू रोल आर डाई 50 टाइम्स, तो आपने एक डाई को कितनी बार रोल किया है, 50 बार, 50 बार। तो यहाँ पे हमने कितनी बार ट्रायल लिया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना, यहाँ पे हमारे पास 50 टाइम है, तो 50 टाइम हम 50 जो नंबर है वो कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, डिवीजन में, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो वो कोई भी जो इवेंट होगा ना वो कितनी बार आया है, इवेंट के अकर होने के कितने नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, कितनी बार आया है, तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट क्या है, एंड इट लैंड्स ऑन अ 4 एग्जैक्टली 8 टाइम। मैंने क्या कहा, मुझे 4 लाने की है ना प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 4 पे कितनी बार आएगा। जो मैंने कोई भी जो डाई रोल किया है वो हमेशा 4, मतलब वो 4 कितनी बार देगा, वो 4 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो बताओ। तो वो रोल करता गया, तो है ना 50 बार में से ना 8 बार वो क्या आया, 4 पे आया, मतलब 4 पे वो डाई मतलब नंबर दे रहा है, रोल करने पे 4 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो कितनी बार आया, 8 बार आया। कितने, किसी भी इवेंट के होने की कितनी बार टाइम आया, 8 टाइम है ना। तो ऐसे आएगा प्रोबेबिलिटी किसके आने की, 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी।
ऐसे कैलकुलेट करना है। अब इसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 25 जा 50। अब इसको और डिवाइड कर सकते हो आप, कैसे? देखो 0 25 1 जा 25, 15 25 6 जा 150। तो ये आपका क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी आ गया। अब बताओ ये क्या है? 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। देखो, और इसकी 50% चांस से कम भी प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बस मैंने एक ही नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी पूछी ना, है ना। 6 में से बस एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा कम ही होती है। इसलिए ये क्या आ रही है? 0.5 से कम आ रहा है, मतलब 50% चांस से कम आ रहा है। 16% चांस है इसका, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16% आएगा ना। तो 16% चांस है 4 के आने की, ठीक है। क्लियर हो गया ना। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, वो क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अब दूसरा जो था वो क्या था? थ्योरेटिकल। दूसरा क्या था हमारे पास? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी था ना। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी समझाता हूँ आपको। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जिसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करें, अपने नॉलेज के बेस पे या आइडियल बेसिस पे हम क्या करें? उसको कैलकुलेट करें। मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम्स है ना, उन सभी को ना इक्वली लाइकली मान लो कि सभी के आने की जो संभावना है ना, प्रोबेबिलिटी सभी के आने की बराबर है। जैसे कि हमारा, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे डाई में क्या होता है? डाई में 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स, ये सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। इन सभी एलिमेंट्स की जो आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, हम क्यों क्या मान लेते हैं? इक्वली लाइकली मान लेते हैं। इक्वली लाइकली मान लेते हैं, मतलब सभी के आने की जो प्रोबेबिलिटी क्या है? बराबर है, इवन चांस है सभी के आने की। ये हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ना और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू ना कुछ हद तक सेम ही आती है। अगर आप जितना एक्सपेरिमेंट करके, मतलब जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आप बढ़ाओगे ना, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आप बढ़ाओगे उतना वो क्लोज क्या आएगा? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के आंसर के क्लोज आएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली ये समझ लो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसमें हम ना कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते, बिना एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करें यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो भी कोई भी जो क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो आप इसी बेस पे सोल्व कर रहे हो। ये बात आप याद रखना। क्यों? कैसे? देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आप नाम समझ रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट करना होता है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट थोड़ी करोगे, वहाँ पे आप आइडल बेसिस पे सोल्व करोगे ना, बिना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है? सारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसलिए हम जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, उन सभी के जो आउटकम्स होते हैं उनको हम इक्वली लाइकली मान के सोल्व करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। क्या मान के सोल्व करते हैं? हमेशा इक्वली लाइकली मान के सोल्व करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है ना, एक्सपेरिमेंट को बिना परफॉर्म करे सोल्व करते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही लाइन लिखा है, देखो सेकंड लाइन। ये क्या स्टडी करती है? किसी भी इवेंट के होने की कितनी संभावनाएं हैं, वो किस पे बेस होती है? उनके आउटकम, जो पॉसिबल आउटकम्स है ना, वो सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या है? इक्वली लाइकली होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हम डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी लिखो और अंदर ब्रैकेट में इवेंट लिखो, या ऐसे भी लिख सकते हो, उसके आउटकम, उसकी जो आउटकम है ना, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो आउटकम अंदर लिखो, पी अंदर लिखो, बाहर लिखो, सॉरी, ठीक है। पी बाहर लिखना, आउटकम अंदर लिखना है, इवेंट अंदर लिखना है, पी बाहर लिखना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को। जैसे सैंपल स्पेस को हम कैपिटल ऐसे डिनोट करते थे ना, ऐसे हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ये डिनोट करने का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। और इस केस में है ना, सारे जो आउटकम्स होते हैं सारे क्या होते हैं? इक्वली लाइकली होते हैं, ये भी याद रखो। और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे ट्रायल वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। होता सेम ही है। देखो, जैसे कि डाई को उछालोगे आप, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं ना। तो टोटल नंबर आउटकम्स नीचे लिखो, ठीक है। अब मैंने पूछा 4 के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? एक ही बार आ सकता है ना 4। 6 में से 4 कितनी बार आएगा? एक बार उछालने पे एक ही बार आ सकता है। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ये लिखना है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, कि 4 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 बार है ना। तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन भी लेकर आया ना, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए ना बेटर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या, इफ़ यू रोल अ स्टैंडर्ड 6 साइडेड डाई, आपने एक क्या लिया? 6 साइड वाला एक डाई लिया, उसको रोल किया, ठीक है। अब बताओ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 के आने की, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल आउटकम्स है ना।
तो यहाँ पे आप क्या लिखो, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 6 है। ठीक है, अब इन 6 पॉसिबल आउटकम्स में 4 के आने की फेवरेबल आउटकम कितनी है, 4 कितनी बार आएगा। अगर मैंने एक डाई लिया और उसको रोल किया तो 4 एक ही बार आएगा ना, एक डाई को रोल करने पे 4 कितनी बार, एक ही बार आ सकता है ना, तो उसके 4 के आने की कितनी आउटकम मतलब संभावना है, 1 है ना। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। देखो ऊपर क्या लिखो, फेवरेबल आउटकम लिखो। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितनी है, 4 के आने की 1 है। अपॉन में क्या लिखो, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 6 है। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया 4 के आने की। ठीक है, आपको ऐसे निकालना है। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही एक और क्वेश्चन मैं अगर दूं और मैं पूछूं कि मुझे बताओ, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलूं ये वाला जो इवेंट है ना, ये वाला इवेंट, गेटिंग अ नंबर लार्जर देन 4 ऑन थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, एक डाई को रोल करने पे या थ्रो करने पे 4 से आने की कितनी, 4 से बड़े नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो बताओ, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो इस इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी, इस इवेंट के लिए यहाँ पे आप लेना लार्जर देन 4 है ना, कितनी होगी प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, एक 5 है एक 6 है, मतलब 2 फेवरेबल आउटकम हमारे पास, 2 नंबर आ सकते हैं, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है ना। टोटल कितने आउटकम्स हैं हमारे पास, 6 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उसको नीचे लिख दो, फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखो, टोटल नंबर आउटकम नीचे लिखो, है ना। फेवरेबल आउटकम कितने थे हमारे पास, 2 थे, कौन कौन से, 5 और 6 थे। ठीक है, और टोटल नंबर आउटकम कितने थे हमारे पास, 6 थे, उसको नीचे लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो 0.33 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसा प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होता है। ठीक है, और हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, इसलिए हम वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है हमेशा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ट्री डायग्राम पढ़ेंगे। आपके है ना बुक में ना ट्री डायग्राम भी दे रखा है। अभी तक आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, बस एक ट्री डायग्राम रह गया कि बस विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी आउटकम को दिखाने का। ठीक है ना, तो आप जल्दी से ये समझ लो। तो ट्री डायग्राम क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सारे पॉसिबल आउटकम्स को दिखाने के लिए इन मल्टी स्टेप एक्सपेरिमेंट में। जैसे कि मुझे क्या दिखाना है, एक कॉइन को 2 बार उछालने पे कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं वो मुझे दिखाना है ट्री डायग्राम से। तो कैसे दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं अभी हूँ, स्टार्टिंग पे कहाँ हूँ मैं, यहाँ पे हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, फर्स्ट टॉस किया, तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मतलब हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ चांस है, और टेल आने की भी कितनी प्रोबेबिलिटी, हाफ ही है। ठीक है, फिर मैंने दूसरी बार टॉस किया, मैंने पहली बार टॉस किया था तो हेड आया। ठीक है, अब इसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ, हेड आया, फिर मैंने टॉस किया। अभी इस हेड के बाद मैंने फिर से जो टॉस किया उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर से हाफ हाफ आने की चांस है। मतलब फिर से हेड आ जाए हेड के बाद, या हेड के बाद टेल आ जाए। अब ठीक है, अब जो पहली बार मैंने उछाला था हेड आया था, अब टेल भी तो आ सकता था पहली बार में। अगर मेरे पास टेल आ गया, ठीक है, फिर मैंने वहीं से ना फिर से कॉइन को क्या किया, टॉस किया, तो फिर से मेरे पास क्या होगा, हाफ चांस क्या होगा, हेड आने का होगा, और हाफ चांस क्या होगा, फिर से टेल ही आ जाए। ये हो सकता है ना, समझ में आ रहा है आपको। देखो पहली बार मैंने टॉस किया तो हेड या टेल 2 आ सकता था। ठीक है, जब मेरे पास हेड आया तो मैंने फिर से टॉस किया, दूसरी बार भी तो टॉस करना है मुझे, 2 बार टॉस करके बताना है मुझे। ठीक है, अगर मैंने पहली बार टॉस किया हेड आ गया तो मैं फिर से एक बार टॉस करूँगा, तो फिर से मैंने जो टॉस किया फिर कितने मतलब कौन कौन से क्या नंबर आ सकते हैं, हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, है ना। चलो अगर मेरे पास पहली बार हेड नहीं आया तो टेल आया हुआ, अगर मेरे पास टेल आया हुआ तो मैंने फिर से कॉइन टॉस किया हुआ, मुझे दूसरी बार भी कॉइन टॉस करना है ना। तो टेल आने पे मैंने फिर से कॉइन टॉस किया, तो फिर से जो आने की जो प्रोबेबिलिटी किस किस की होगी, किस किस के आने की संभावना होगी, हेड के और टेल के आने की होगी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इन 2 नंबर की होगी। अब यहाँ पे आउटकम्स क्या क्या है हमारे पास, देखो अगर मेरे पास हेड रहा, अगर मैंने पहली बार उछाला तो हेड आया, ठीक है, अगर मैंने दूसरी बार उछाला तो फिर भी हेड आ गया। एक तो ये हो सकता है, ठीक है, या ये हो सकता है अगर मैंने पहली बार उछाला तो हेड आया था और दूसरी बार उछाला तो टेल आ गया, है ना। पहली बार उछाला तो हेड था, दूसरी बार उछालने पे हेड आ गया, या पहली बार उछालने पे हेड था, दूसरी बार उछालने पे टेल आ गया। एक तो ये हो सकता है, या एक बार ये हो सकता है पहली बार उछालने पे मेरे पास टेल आ गया, है ना, दोनों बार क्या हो गया, टेल आ गया। ये भी पहली बार है, ये भी पहली बार है। और दूसरी बार में क्या होता है कि दूसरी बार में पहले हेड आ जाए, है ना, या दूसरी बार में टेल आ जाए, ये भी हो सकता है ना। अगर मेरे पास टेल आया पहली बार में तो मैंने टेल आया, फिर मैंने उसको टॉस किया, तो
तो अब क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो पहली बार में तो टेल आया था, दूसरी बार में क्या आया था, हेड भी आ सकता है। पहली बार में टेल आया था, दूसरी बार में टेल भी तो आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटकम्स होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ना कि किसी भी दो कॉइन को टॉस करने पे हमारे पास क्या क्या सैंपल स्पेस बनते थे, मतलब सैंपल स्पेस में कौन कौन से आउटकम्स आते थे हमारे पास। सारे पॉसिबल आउटकम्स हम यहाँ पे लिख देते थे, है ना। कौन कौन से आते थे, एच आता था कि दोनों बार हेड आ जाए, पहली बार हेड आए दूसरी बार टेल आ जाए, या पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए। यही आउटकम्स आते थे ना। अब देखो यहाँ पे भी यही आउटकम्स आ रहे हैं, हेड 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 हेड, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल 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 टेल, सेम आउटकम्स आ रहे हैं ना। तो ये हमारा एक ट्री डायग्राम है रिप्रेजेंटेशन के लिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, आप ताकि विजुअल तरीके से भी समझ सको। या आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो 2 सिक्के लो और घर पे स्टार्ट हो जाओ ट्राई करना। ठीक है, आप देखोगे ना इन चारों के अलावा ना और कोई पॉसिबल आउटकम्स नहीं बन रही होगी आपके पास। ठीक है, ये हो सकता है कि जो हेड हेड है ना वो ज़्यादा बार आ जाए, या हेड टेल है ना, इन चारों में से ये जो दोनों पॉसिबल आउटकम है ना ये ज़्यादा बार आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन होगा इन चारों में से ही आउटकम्स। ठीक है, गॉट इट, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जितना भी टॉपिक समझने का था हमने इसमें समझ लिया है। ठीक है, अब इससे बाहर है ना हमें कुछ नहीं समझना है। ठीक है, अब हमें अगली वीडियो में क्या करना है, बस इनके एक्सरसाइज को सोल्व करना है, जो कि आपको इजीली समझ में भी अब आ जाएंगे अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली अच्छे से तो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइज की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।